नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से शारदा क्लासेस सीकर में। आज हम देखेंगे कि जो 500 जनरल साइंस जीके के क्वेश्चंस की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 3 देखेंगे। आज के पार्ट में हम जीव विज्ञान से बनने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ कवर करेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल साइंस आती हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी फिलहाल ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी या और जितनी भी पीडीएफ आपको चाहिए वो आपको शारदा क्लासेस सीकर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आपको सारी तरह के नोट्स, कोई भी एग्ज़ाम आता है लेटेस्ट एग्ज़ाम से रिलेटेड नोट्स अपलोड कर दिए जाते हैं। क्योंकि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो तो नहीं बना पाती हूँ, लेकिन मैं नोट्स ज़रूर अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से जाके नोट्स वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। और रिवीजन के लिए अभी हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बोटनी शब्द की उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई है? तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। अगर आपसे पूछा जाए बोटनी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है तो ये हुई है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट हम देखते हैं, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी हैं उनको शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो ये दिलाई जाती है हिपोक्रेटस की। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये किया जाता है पारिस्थितिकी के अंतर्गत। पर्यावरण का अध्ययन है वो पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारे पास एनाबिना क्या है कि मृदा में धान की जो पैदावार है, धान की पैदावार बढ़ाने के लिए जो मुक्त जीवाणु जो यूज होता है तो वो है एनाबिना जीवाणु। नेक्स्ट देखेंगे, जंतु में होने वाली फूड एंड माउथ रोग, जो जंतु में होता है फूड एंड माउथ रोग, वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। जंतु में जो फूड एंड माउथ रोग होता है ये विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाइड्रोजन की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल पाया जाता है? तो हाइड्रोजन की अगर स्रावी कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ पाया जाता है यूक्लोरेला से जो सहजीवी शैवाल है ये स्रावी कोशिकाओं में पाया जाता है, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है सैक्रोमाइसेस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कॉर्टिकोलस। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं? पहले थे पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकॉल्स कहा जाता है, और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकॉल्स कहा जाता है। छाल पे कॉर्टिकॉल्स और खाली चट्टानों पे सेक्सिकॉल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं? तो अगर जापान में सब्जी के रूप में लाइकेन को प्रयोग किया जाता है वो हो जाएगा इंडोकॉर्पन लाइकेन है, ये सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है जापान में। नेक्स्ट देखेंगे, वनस्पति जगत में किसको जल स्थलचर या उभयचर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बायोफाइटा
फाइटा को कहा जाता है उभयचर या जल स्थलचर, जो जल में भी होता है और स्थल में भी होता है, तो इसे कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं। तो कौन से वर्ग के पौधे होते हैं? तो ये होते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वर्ग के जो भी पौधे हैं उनमें बीज तो बनते हैं, लेकिन बीज जो होते हैं वो पौधे पर नग्न रूप में लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नाशपाती। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेल्डिन किससे प्राप्त होती है? तो इफेल्डिन नाम की औषधि है जो दमा और खांसी रोग के लिए काम में आती है। तो वो किससे प्राप्त होती है? तो ये हमारे पास प्राप्त होती है इफ्रेडा। नाम से ही पता लग रहा है इफ्रेडिन औषधि का नाम है, तो इफ्रेडा से प्राप्त होती है ये। तो ये लगभग मिलता जुलता नाम है, तो याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी, याद हो ही जाएगा। नेक्स्ट है किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके, पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो ऐसी कौन सी खेती जो पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज है। प्याज आपको पता है पहले पौध बनाई जाती है, उसके बाद में खेती की जाती है। तो पौध लगाई जाती है, पौध का प्रतिरोपण पौध लगाई जाती है, तो वो लगाई जाती है प्याज की। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? तो नाशपाती का खाने वाला भाग जो होता है वो गुद्देदार पुष्पासन होता है। नेक्स्ट है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो वो होता है साइकस। साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है अंकुरण के समय। नेक्स्ट है सजीव परजक विविपेरस अंकुरण किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है राइजोफोरा, राइजोफोरा में पाया जाता है। नेक्स्ट है किस चीज में अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी के अधिक जनसंख्या का भरण पोषण हो जाता है? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा खाने से केवल पृथ्वी के ज़्यादातर जनसंख्या का भरण पोषण हो जाता है? तो वो है वनस्पति उत्पाद। नेक्स्ट है तेल बीज ऑयल सीड वाली फसल किससे संबंधित होती है? तो ये संबंधित होती है कुर्सीफेरी से। नेक्स्ट हो जाएगा एट्रोपा बेलाडोना किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है? तो एप्रोडा बेलाडोना है वो बेलाडोना भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त होती है। तो ये पत्तियों से प्राप्त होती है। एप्रोडा बेलाडोना नामक जो है उसके कौन से भाग से? तो पत्तियों से औषधि प्राप्त होती है। उस औषधि का नाम भी क्या है? बेलाडोना ही है। नेक्स्ट देखते हैं एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडीन औषधि बनाने में? अभी हमने देखा था एफ्रेडीन औषधि के लिए कि वो एफ्रेडीन औषधि किसके लिए काम में ली जा रही थी। तो ये कौन से भाग से बनता है? तो ये बनता है तने से। नेक्स्ट हो जाएगा एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफ्रेडीन से बनता? तो तने से। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो किसका? लौंग। लौंग की जो सुखाई गई कलियां होती हैं उनको हम मसाले के रूप में यूज करते हैं। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूल गोभी का हमें पता है कि पुष्पक्रम खाया जाता है। तो फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम। नेक्स्ट देखते हैं हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हमारे पास प्राप्त होता है शुष्क प्रकंद से। शुष्क प्रकंद से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? ये फूल की कली से प्राप्त होता है। अभी हमने देखा था कौन से पौधे की कली को सुखा के मसाला बनाया जाता है, वो लौंग बनाया जाता है। किस फसल में एजोला एनाबिना
जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी ऐसी फसल है जिसमें एजोला एनोबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है चावल में। नेक्स्ट है चिलगोजा। चिलगोजा है वो निम्न में से किस एक प्रजाति से प्राप्त होता है? तो चिलगोजा है ये पाइन प्रजाति से प्राप्त होता है। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। धान का खेरा रोग या लघुपत रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है जस्ते की कमी से। नेक्स्ट है फूल गोभी का वीटेल रोग। फूल गोभी का जो वीटेल रोग है ये किस तत्व की कमी से होता है? तो ये होता है MO की कमी से। ऊर्जा रूपांतरण में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है? तो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा जो होती है उसके द्वारा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये छोड़ी जाती है ऑक्सीजन गैस। किस पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो कौन से पादप हार्मोन के छिड़काव से अनिषेक फल प्राप्त किए जाते हैं? तो वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट है प्रकाशानुवर्ती संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये भी ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है। पादप वृद्धि अनुमान के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है JC बॉस का। किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? तो वो होती है यूकलिप्टस को जरूरत होती है ज़्यादातर पानी की। पेड़ की पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या है? तो पेड़ की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ है वो है क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो हरित बाली रोग जो है वो बाजरे से संबंधित है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा बाजरा। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग है ये मूंगफली में लगता है, तो ये मूंगफली से संबंधित है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग है वो किसके कारण होता है? तो ये होता है जस्ते की कमी के कारण होता है खैरा रोग। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो ये हरे शैवाल के कारण होता है। नेक्स्ट है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है केटरपिलर जो है वो ज़्यादा हानि पहुंचाती है। कौन सा जीवित उत्तक उच्च वर्गीय पौधों में जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो ये करता है फ्लोएम। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है वार्षिक वलयों की गिनती करके। सेवनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? जो सेवनी पौधों में पानी है वो ऊपर किससे जाता है? तो ये जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रतिपादन है ये जोहानसन ने किया था। बॉरबेरा मैक्लिटॉक किस पौधे पर कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है मक्के के लिए। सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था कॉर्नबर्ग को।
नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है। तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया है, तो ये कहा गया है वाटसन के द्वारा। सेल नाम किस जीव विज्ञान से ने सर्वप्रथम दिया था। तो सेल जो शब्द है ये नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था। तो ये नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। तो सेल जो आप जीव विज्ञान में सबसे पहला वर्ड पढ़ते हो तो ये किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। तो ये करती है सेंट्रियोल है, ये जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो ये नहीं होता है प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, यदि माइक्रोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है। तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होता है। नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह जिसको पावर हाउस कहते हैं वो किसको कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ये कोशिका भित्ति के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कौन सा कोशिकांग है जो प्रमुख भूमिका निभाता है। तो ये निभाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम ये है वो कोशिकांग, ये जो कोशिकांग है ये प्रोटीन संश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोगेम्स सेल डेड का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है एंजीन। कौन सा अंग प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। तो ये है लवक है वो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। जीव द्रव्य जिसको प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो ये किया था पुरकेंजे ने किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कथन किसका है। तो अब जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग तो सबसे पहले पुरकेंजे ने किया था, लेकिन जीव द्रव्य जीवन का आधार है ये कथन दिया था हैक्सले ने। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था। तो वाटसन एंड क्रिक ने प्रस्तावित किया था सबसे पहले डीएनए के द्विहेलिक्स। याद रखने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को सबसे पहले किसने बताया था। तो वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो न्यूक्लियस की खोज की थी ब्राउन ने। नेक्स्ट हो जाएगा, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है हैदराबाद में। पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। तो ये जाता है रीटर को। मुख्यतः मैनग्रोव वाले ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। यदि संसार के सभी पौधे मर जाएं तो किसकी कमी के कारण जंतु मर जाएंगे। अगर संसार के सारे पौधे ही मर जाएं तो किस चीज़ की कमी आ जाएगी कि सारे के सारे जंतु ही मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन हमें पौधों से ही तो मिलता है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है। तो एक जीव से दूसरे जीव के। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होता है। तो ये होता है 33.3% में। कौन सा कृषि कार्य
वातावरण दृष्टि से उपयुक्त है तो वो है कार्बनिक कृषि। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण है वो दृष्टि से उपयुक्त है तो वो है कार्बनिक कृषि। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिकी असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन की वजह से पारिस्थितिकी असंतुलन है वो इंडिया में कुछ ज्यादा ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है। तो पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव से कौन बचाता है? तो ये बचाता है फाइकोसाइनिन। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। धारणीय विकास जिसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय तो वो हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकीय पदछाप। पारिस्थितिकीय पदछाप हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो वो भी कौन सी हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड CO। भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का। नेक्स्ट है किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो ये होता है सीसा से। नेक्स्ट है ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर में कोई भी प्रदूषण नहीं है अभी तक। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ है? तो वायुमंडल में ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो ओजोन छिद्र कहाँ है? तो ये है अंटार्कटिका पे। तो ये कहाँ है? अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट है प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? तो बहुलक अधिशोषक का प्रयोग करके। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है? वायु प्रदूषण सबसे खराब उत्पन्न करने वाला कौन सा है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। नेक्स्ट है भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो उन्हें निक्षालक कहा जाता है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ जो नीचे की ओर बहे जाने वाले जो भी पदार्थ हैं उन्हें कहा जाता है निक्षार्थ। नेक्स्ट है हमारे पास भूमिगत अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो अगर हम अस्थियों की बात करें, अस्थि मतलब हड्डियों का अध्ययन है, वो हमारे पास आता है ऑस्टियोलॉजी के अंदर आता है हमारा अस्थियों का अध्ययन। नेक्स्ट है पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन आता है? तो ये आता है जीवाश्म का अध्ययन। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो एक विज्ञान की शाखा है न्यूरोलॉजी, उससे हम कौन से अंग का अध्ययन करते हैं? तो उससे हम स्नायु तंत्र का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है
टिश्यू कल्चर का अध्ययन, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो आनुवंशिकी के लिए किया जाता है टिश्यू कल्चर का अध्ययन। नेक्स्ट है हमारे पास 92 क्वेश्चन, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी एवं एंटीजन, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इनके अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास पारिस्थितिकी विज्ञान के इकोलॉजी को किससे संबंध है? तो इकोलॉजी का संबंध है शरीर संरचना और वातावरण से, शरीर संरचना और वातावरण से। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इन्हें मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? सबसे पहले रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, वो की थी हार्वे ने। नेक्स्ट है हमारे पास हृदय का पहला प्रतिष्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो डीएनए के बारे में सबसे पहले वाटसन एवं क्रिक ने बताया था, तो वाटसन एवं क्रिक। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो विकास का सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया है डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा गया है? तो ये कहा गया है वाटसन के द्वारा। नेक्स्ट हो जाएगा किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छरों के द्वारा होता है? तो ये खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने, सबसे पहले बताया था कि मलेरिया है ये मच्छरों के द्वारा हो रहा है। नेक्स्ट है हिस्ट्रोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्ट्रोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग किया था मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये करते हैं एपिथीलियमिक ऊतक जो होते हैं ये सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो ये होता है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो ये नहीं होता है तंत्रिका में, कोई भी विभाजन नहीं होता है तंत्रिका में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, ये किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ भी देख रहे हो 2-3 बार आ चुका है ये कई एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये आप देख पा रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए ही हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको जो किसी एग्जाम में ना आया हो। ये वही सारे क्वेश्चन लिए हैं मैंने जो हर बार कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आपको मिलेगा, और आगे भी मिलेगा। आगे भी आप एग्जाम दोगे तो आपको इस पीडीएफ से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है माता पिता के गुण उसकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित किए जाते हैं? तो ये होते हैं गुणसूत्र के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है पिता के गुणसूत्रों के द्वारा। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? एक सामान्य मानव के शुक्राणु में ऑटोसोम की कितनी संख्या होती है? तो उसमें 22 जोड़ी होती है, 22 पेयर होते हैं। एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष के सामान्य पुत्री से हुआ हो तो संतानों में क्या होगा? तो उस टाइम पे क्या होगा? आधे पुत्र वर्णांध हो जाएंगे। अगर एक इंसान है, एक लड़का है जो वर्णांध है और उसका जो विवाह हुआ है उस लड़की के पापा भी वर्णांध हैं, तो उन दोनों से होने वाली जो संतान है वो आधी संतान है वो वर्णांध ही पैदा होंगी। इसके 50% चांस है कि वो संतान भी वर्णांध होंगी। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान से किया जाता है?
तो डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, वो चौर की पहचान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो मलेरिया परजीवी और अमीबा को प्रोटोजोआ में रखा जाता है। नेक्स्ट है पेचिस या एमीबोइसिस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है, पेचिस और अमीबोइसिस के लिए हिस्टोलिटिका है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है एंट अमीबा में। चिपटे कृमियों में फ्लैट वॉर्म्स को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो इन्हें रखा गया है प्लेटीहेल्मिथीज में। फीता कर्मी या टैप वर्म किस संघ का एक महत्वपूर्ण प्राणी होता है, तो ये होता है प्लेटीहेल्मिथीज का। गोल कर्मी या सूत्रकर्मी को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है, तो इसे रखा गया है नीमेथेल्मिथीज में रखा जाता है, नीमेथेल्मिथीज में। नेक्स्ट है, ये थोड़ी वर्ड्स हैं जो मुश्किल है बोलने में, प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट है फेरिटीमा पोस्थुमा निम्न में से किसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम तुम्हें पता है, वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो फेरिटीमा पोस्थुमा है, ये केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट हो जाएगा किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, किस समय के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है, तो वो है डाइटम का। किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है, तो वो है मकड़ी। तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, तो वो मदद मिलती है गेम्बूशिया को अगर आप तालाब या कुओं में छोड़ दोगे तो उसमें मच्छर नहीं होंगे। फिर है भारतीय वन्य जीव के जीवन के संदर्भ में उड़ियन वल्गुल जिसको फ्लाई फॉक्स कहा जाता है वो क्या है, तो वो है चमगादड़ वो भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में एक उड़ियन वल्गु कहा जाता है, ये वल्गु कहते हैं इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, तो वर्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां हैं उनका कमजोर होने की क्या वजह है, तो जैसे कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो पाचन का काम हमारा छोटी आंत में होता है। मुख में मंड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है टाइलिन के द्वारा। हमारे मुंह के अंदर जो मंड होता है या जो स्टार्च होता है उसमें शर्करा का जो पाचन होता है वो टाइलिन के द्वारा होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है, तो हमें भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो होती है हमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो ये होता है छोटी आंत में, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो ये करता है यकृत। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार छड़कने के लिए कितना समय लगता है, एक बार हृदय को धड़कने के लिए होगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मनुष्य के शरीर में एक बार हृदय को धड़कने के लिए कितना समय लगता है, तो ये लगता है 0.8 सेकंड लगता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, तो नॉर्मल हमारे पूरे जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो प्लीहा करता है, जिसको तिल्ली भी कहा जाता है, स्प्लीन कहते हैं प्लीहा।
मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये 80% से 82% तक हो सकता है, 80 से 82% तक। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो ये हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर में प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो ये किसके द्वारा होती है? ये होती है लिम्फोसाइट के द्वारा। आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो एंथ्रियोसाइट के नाम से जानी जाती है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा के द्वारा। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिरणाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये होती है न्यूट्रोफिल्स। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन की शक्ति होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो ये की जाती है बीजांडाशय द्वारा। बीजांडाशय बोला जाता है इसको, बीजांडाशय के द्वारा होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो कई बार आप देखते हो गाय और भैंस है वो दूध नहीं देती हैं तो सुई लगाई जाती है जिससे वो थनों में दूध उतर जाता है, तो वो लगाई जाती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सुई लगाई जाती है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये होता है TSH। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? तो ये करती है अग्नाशय। नेक्स्ट है, किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होने लगती है? तो वो है लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो ये है प्रासरण के द्वारा। आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो ये की जा सकती है फिल्म के द्वारा। अधिक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? तो थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ये होता है ग्लूकोज का अवक्षय। ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का थप्पा किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थप्पा बनता है विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो शरीर में रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो ये होता है पोटेशियम। धड़कन को कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम। अस्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है? तो ये होता है कैल्शियम। हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन से पता लगता है गुर्दा पथरी का। रक्त का थक्का बनाने के लिए इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? तो विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण पीला पड़ जाता है? तो कैरोटीन की वजह से गाय का दूध है वो पीला पड़ जाता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए इम्पॉर्टेंट होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी की निकल जाता है, तो छिलने से पहले ही सब्जियों को धोया जाता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है यकृत। नेक्स्ट है परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप श्योरण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं विटामिन ए के लिए। परजीवी फसल है वो श्योरण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की जाती है? तो विटामिन ए के लिए तैयार किए जाते हैं परजीवी फसल। तो ये थे हमारे पास, हमने तीनों वीडियो में लगभग कंप्लीट 500 क्वेश्चन को कवर किया है जनरल साइंस से बनने वाले, जो सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।